तो देखिए कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? अनुच्छेद 62 तक, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कहाँ तक पढ़े थे? अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या है? राष्ट्रपति पद की रिक्तता। और आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। जो आज हमारा चौथा क्लास होगा राष्ट्रपति से संबंधित, क्या होगा? अनुच्छेद 71 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये कहिएगा कि अनुच्छेद 62 के बाद सीधे अनुच्छेद 71 क्यों पढ़ा रहे हैं? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 63 से 70 तक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद नहीं है, इसीलिए उस अनुच्छेद को छोड़ दिए, सीधे अनुच्छेद 71 पढ़ते हैं। ठीक ना? अनुच्छेद 71 देखिए, अनुच्छेद 71 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 71, तो अनुच्छेद 71 क्या कहता है? देखिए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से पहले लिख लेते, उसके बाद समझा देंगे। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद, संबंधित चुनावी विवाद, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। ठीक ना? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, ये याद रखिएगा। देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 71 हमारा कहता है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। तो समझिए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो ऐसे चुनाव धांधली, राष्ट्रपति चुनाव में धांधली करके चुनाव जीत गए या अवैध रूप से चुनाव जीत गए, तो इस पर जांच बैठने के लिए यह विवाद कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपना फैसला देगी। तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा? देखिए, इसमें एक ही पॉइंट है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। अब देखिए, यदि निर्वाचन अवैध पाया जाता है, जैसे चुनाव अवैध रूप से जीत गए, यदि निर्वाचन अवैध पाया जाता है, 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 तो भी यदि वह राष्ट्रपति के पद पर, तो भी यदि वह राष्ट्रपति के पद पर, तो भी यदि वह राष्ट्रपति के पद पर यदि निर्वाचन अवैध पाया जाता है, तो भी यदि वह राष्ट्रपति के पद पर कुछ कार्य कर चुका है, कुछ कार्य कर चुका है, कुछ कार्य कर चुका है, कुछ कार्य कर चुका है। देखिए, यदि निर्वाचन अवैध पाया जाता है, तो भी यदि वह राष्ट्रपति के पद पर कुछ कार्य कर चुका है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा, किया गया कार्य अवैध नहीं होगा, अवैध नहीं होगा, अवैध नहीं होगा, केवल निर्वाचन अवैध होगा, केवल निर्वाचन अवैध होगा, केवल निर्वाचन अवैध होगा, केवल निर्वाचन अवैध होगा। बात को समझिए, समझाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 71 हमारा क्या कहता है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। तो क्या कहता है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के जो चुनाव में जो विवाद होगा, जैसे अवैध रूप से जो चुनाव जीते हैं, उसका विवाद कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। अब यदि निर्वाचन अवैध पाया जाता है, यदि निर्वाचन अवैध रूप से राष्ट्रपति जीत चुके हैं, चुनाव में यदि जीत चुके हैं राष्ट्रपति अवैध रूप से, और जब तक ये पता नहीं है कि अवैध रूप से जीते हैं, तब तक यदि वह पद पर जाकर कुछ कार्य कर चुके हैं, कोई कार्य पद पर जाकर कर चुके हैं, तो उनके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा, केवल निर्वाचन अवैध होगा,
क्या, यदि राष्ट्रपति चुनाव में अवैध रूप से जीत गए लेकिन पद पर कुछ कार्य कर चुके हैं और जब तक ये पता नहीं चला तो उनके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो अवैध नहीं माना जाएगा, केवल और केवल निर्वाचन अवैध होगा। ठीक ना, याद रखिएगा। क्या यही कह रहा है, यदि निर्वाचन अवैध पाया जाता है तो भी यदि वह राष्ट्रपति के पद पर कुछ कार्य कर चुका है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा। हाँ, लेकिन केवल निर्वाचन अवैध होगा। तो ये अनुच्छेद समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब अनुच्छेद 72 देखते हैं। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, देखिए यहीं पर लिख देते हैं, बहुत छोटा अनुच्छेद। अनुच्छेद 72 जो होगा, अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्या होगा, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो इसमें कुछ समझना है, राष्ट्रपति की जो क्षमा करने की शक्ति है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 72 में। ये भी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की जो क्षमा करने की शक्ति है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 72 में। ठीक, याद रखिएगा। अनुच्छेद 71 है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। और यदि निर्वाचन अवैध पाया जाता है तो भी यदि वह राष्ट्रपति के पद पर कुछ कार्य कर चुका है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा, केवल निर्वाचन अवैध होगा। और यह राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में, जैसे किसी को फांसी की सजा होने वाली है, किसी को फांसी की सजा होने वाली है, वो राष्ट्रपति के शरण में जाकर उनसे माफी मांगने लगे तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो फांसी की सजा कम करवा सकते हैं या फांसी दिलवा सकते हैं या फांसी माफ कर सकते हैं, ऐसी शक्ति है। लेकिन सामान्यतः वो फांसी की सजा कम करवा सकते, दूसरी सजा दिलवा सकते। यही है क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 72 में जिसका उल्लेख है। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद था वो क्लियर हुआ। अब जितने पढ़े हैं, जितने अनुच्छेद, जितने डिटेल से पढ़े हैं, अब उसको एक जगह शॉर्ट कर देते हैं, केवल वन लाइनर की तरह क्वेश्चन की तरह बना देते हैं। इतनी डिटेल से आप नहीं पढ़ेंगे, इससे पहले डिटेल से पढ़ लिए हैं। अब सारे अनुच्छेद को शॉर्ट कर देते हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर 72 तक। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको एक जगह कर लेते हैं। तो सबसे पहले होगा अनुच्छेद 52। क्या होगा, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद की अनिवार्यता, राष्ट्रपति पद की अनिवार्यता, राष्ट्रपति पद की अनिवार्यता, राष्ट्रपति पद की अनिवार्यता, अनिवार्यता। ठीक है। अब है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 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 इस बार हम लोग विशेष चर्चा नहीं करेंगे, केवल एक जगह शॉर्ट कर दे रहे हैं क्योंकि इसके बारे में डिटेल से पढ़े हैं। इससे पिछले क्लास में पूरा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी ये सब कैसे हो ये सब बताएं। तो अब है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। इसके बारे में भी पढ़े, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में भी पढ़े। अब अनुच्छेद 55 क्या होगा, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली। अब अनुच्छेद 56 क्या होगा, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 हो जाएगा राष्ट्रपति के पद अवधि। अनुच्छेद 56
राष्ट्रपति के पद अवधि, राष्ट्रपति के पद अवधि, राष्ट्रपति के पद अवधि या कार्यकाल, राष्ट्रपति के पद अवधि या कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, याद रखिएगा। ठीक है। अब अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी ब्रैकेट में कर दीजिएगा। दोबारा चुने जा सकते हैं, दोबारा चुने जा सकते हैं, दोबारा चुने जा सकते हैं, दोबारा चुने जा सकते हैं। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन दोबारा चुने जा सकते हैं। अनुच्छेद 58 क्या होगा? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता, अनुच्छेद 58। अब है अनुच्छेद 59, क्या? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 हो जाएगा। अनुच्छेद 59 क्या? राष्ट्रपति पद की, राष्ट्रपति पद की शर्तें, वेतन भत्ते और परिलब्धियां। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शर्तें, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद की शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें, वेतन, राष्ट्रपति पद की शर्तें, वेतन भत्ते, राष्ट्रपति पद की शर्तें, वेतन भत्ते और परिलब्धियां, और परिलब्धियां, राष्ट्रपति पद की शर्तें, वेतन भत्ते और परिलब्धियां। अनुच्छेद 60, तो देखिए अनुच्छेद 60 का है राष्ट्रपति की शपथ प्रतिज्ञा, क्या? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 60 है जो संबंधित है राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा से, राष्ट्रपति के शपथ, राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा। ठीक, अनुच्छेद 60 हो गया। अब अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, 71, 72। तो पहले इसको देख समझ लें। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रपति पद की अनिवार्यता किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति पद की अनिवार्यता अनुच्छेद 52। भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, यह कहेगा अनुच्छेद 52 में क्या कहते हैं? वरीयता के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन होंगे? राष्ट्रपति। ये भी अनुच्छेद 52 में कहे गए। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग या अपने निरस्तों के माध्यम से करेंगे। जिसका यह बात कहा गई है अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये भी क्वेश्चन एक लाइन में पूछा जाएगा। और अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, कौन वोट देंगे, कौन वोट नहीं देंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में। ये उसी पर है। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 का राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से हो, कैसे हो, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद अवधि या कार्यकाल, जो राष्ट्रपति होते हैं उनका पद अवधि या कार्यकाल कैसे, कार्यकाल कितने वक्त का होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पद अवधि या कार्यकाल अनुच्छेद 56 में। उसके बाद राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी दोबारा चुने जा सकते हैं। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 57। उसके बाद अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता। याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति पद की शर्तें, वेतन भत्ते और परिलब्धियां। तो अनुच्छेद 59 उससे पहले बहुत डिटेल से राष्ट्रपति के लिए जो शर्तें हैं, वेतन है, भत्ते हैं, परिलब्धियां है, ये सब अनुच्छेद 59 में है। ठीक ना। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा है। तो राष्ट्रपति को शपथ को दिए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में। यदि वो अनुपस्थित रहे तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और राष्ट्रपति शपथ में बहुत चीजें थे, जैसे मैं श्रद्धापूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा,
जनता का कल्याण एवं सेवा करूंगा, संविधान का संरक्षण, परिरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूंगा। इस सब की शपथ राष्ट्रपति लेते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके मिटाने के बाद अगला अनुच्छेद एक तरफ देख लेते हैं। अनुच्छेद 61, 62 और 71, 72 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं। अब होगा हमारा अनुच्छेद 61 एवं 62 और 71, 72 चार अनुच्छेद बचा है, उसको भी देख लेते हैं। और कल से हम लोग पढ़ेंगे जो भारत के राष्ट्रपति अब तक कितने व्यक्ति बन चुके हैं वो हम लोग कल से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित विशेषताएं, कौन राष्ट्रपति की क्या विशेषताएं हैं ये हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो देखिए अब होगा अनुच्छेद 61। क्या अनुच्छेद 61? अनुच्छेद 61 क्या कहता है हमारे? देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 62 क्या होगा? अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 होगा राष्ट्रपति पद की रिक्तता। राष्ट्रपति पद की रिक्तता। राष्ट्रपति पद की रिक्तता। राष्ट्रपति का पद रिक्त कब होगा? राष्ट्रपति पद की रिक्तता। अनुच्छेद 71 अब ये पढ़ाए हैं। अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद। अनुच्छेद 71 होगा। अनुच्छेद 71 हो जाएगा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। अब है अनुच्छेद 72। याद रखिएगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 का राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो क्या कहता है अनुच्छेद 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 है, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में। ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद की रिक्तता, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 62 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। ये भी याद रखिएगा। पूछेगा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। तो उम्मीद करते हैं आज वाली क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब कल आज अनुच्छेद पूरा समाप्त हुआ राष्ट्रपति से संबंधित। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति कितने व्यक्ति बने हैं, कौन कौन व्यक्ति से क्या विशेषताएं जुड़ी है, ये सब हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो आज की सेशन पर रहने दे रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक जो हमारा क्या कह रहा है देखिए उसको देख लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, विभिन्न तथ्य है उसको देखिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव पहले तो ये देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम कब आया था? 1952 में। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम कब आया था? 1952 में। 1952 में जो प्रथम चुनाव हुआ था उस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम आया था। अब है राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना कितने माह पूर्व जारी की जाती है? 2 माह पूर्व। यही कह रहा है राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना कितने माह पूर्व जारी किया जाएगा? 2 माह पूर्व। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा।
क्या राष्ट्रपति की निर्वाचन की अधिसूचना कितने माह पूर्व जारी किया जाता है? 2 माह पूर्व। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में ईवीएम का प्रयोग किया जाता है? नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैलेट पेपर का प्रयोग। क्या इनमें से किसका प्रयोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में किया जाता है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा ईवीएम, बैलेट पेपर, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो क्या रखिएगा? क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, और बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पूर्ण रूप होता है। और सांसदों के लिए ग्रीन बैलेट पेपर, सांसदों के लिए ग्रीन बैलेट पेपर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो आम जनता भाग लेती नहीं है, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो जनता के प्रतिनिधि कौन होंगे? सांसद या विधायक। तो जो सांसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देंगे उनके लिए ग्रीन बैलेट होता है, और विधायकों के लिए पिंक बैलेट पेपर। सांसदों के लिए ग्रीन बैलेट पेपर और विधायकों के लिए पिंक बैलेट पेपर, ये भी याद रखेगा। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा एवं राज्यसभा के महासचिव होते हैं। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के महासचिव। और कैसे? चक्रीय रूप से। अब चक्रीय रूप से इसका मतलब समझ, जैसे इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के महासचिव रहे होंगे, तो अगले बार जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे उसमें राज्यसभा के महासचिव रहेंगे, फिर उससे अगले बार लोकसभा के महासचिव रहेंगे, फिर उससे अगले बार राज्यसभा के महासचिव रहेंगे। ऐसे चक्रीय रूप से एक बार लोकसभा के महासचिव, एक बार राज्यसभा के महासचिव, तो ठीक है। और राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का प्रावधान नहीं है। नोटा मतलब जैसे होता है ना कि हमको किसी को वोट नहीं देना है, तो ऐसा प्रावधान राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं है। राष्ट्रपति में किसी न किसी को वोट देना ही होगा हर हाल में, यानी नोटा का प्रावधान नहीं है। नोटा का मतलब हो गया नन ऑफ द एबव, ठीक है, नन ऑफ द एबव, ये समझ के। अब क्या कहता है? राष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन की अधिसूचना 2 माह पूर्व जारी किए जाते हैं, 2 माह पूर्व। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम कब आया था? 1952 में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, अभी और क्वेश्चन है। तो देखिए अब हमारा कहता है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विविध तथ्य थे, उससे आगे आप पढ़ेंगे क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रस्तावक व अनुमोदक की संख्या कितनी होगी? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रस्तावक व अनुमोदक की संख्या 50 होगी, और 50 होगी कि दोनों मिलाकर नहीं, दोनों अलग अलग। प्रस्तावक की संख्या भी 50 होनी चाहिए और अनुमोदक की संख्या भी 50 होनी चाहिए। ये ना कि प्रस्तावक और अनुमोदक मिलाकर 50 होना चाहिए, मतलब दोनों 50-50 होने चाहिए। और ये सभी अलग अलग व्यक्ति हो तथा निर्वाचक मंडल के सदस्य हो। ये प्रस्तावक और अनुमोदक सब अलग अलग व्यक्ति और निर्वाचक मंडल के सदस्य होना अनिवार्य है। अब कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जमानत राशि कितनी रखी गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में जमानत राशि 15,000 रुपए रखी गई है। और यदि राष्ट्रपति उम्मीदवार अपना जमानत राशि किसके पास जमा करेंगे? तो ये भी तो कह रहे हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार अपना जमानत राशि जमा कहाँ करेंगे? तो यहाँ तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार अपना जमानत राशि रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करेंगे, या नहीं तो आरबीआई के पास, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करेंगे, या भारत सरकार के ट्रेजरी खाते में जमा करेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार अपना जमानत राशि कहाँ जमा करेंगे? रिटर्निंग ऑफिसर के पास, या आरबीआई के पास, या भारत सरकार के ट्रेजरी खाते में। अब किसी उम्मीदवार की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी उम्मीदवार की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? अगर कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त न होगा तब। यदि कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है तब उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ठीक ना। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो चुनावी संबंधित जो विभिन्न तथ्य थे वो भी समझ में आ गई होगी। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपतियों की सूची। भारत के जो राष्ट्रपति है उनकी सूची कल से देखेंगे। आज की सेशन को रहने दिया जाता है, अब हम लोग पढ़ेंगे कल से, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की सेशन को रहने दीजिए।